So, 5, 4, 3, 2, 1. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to The Arrow. The Arrow हमारे पॉडकास्ट का नाम है और यहाँ पे हम तीन इंजीनियर्स एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हम लोग यहाँ पे नॉर्मल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. And to everyone who is listening out there watching on YouTube, please like, share, and subscribe our channel. Help us grow. And there is a small story about the name the arrow, but we will talk about it some other time, which is obviously silly, but we will keep it as something which we want to share later on when we make something of this podcast. And this podcast is all about Aam Aadmi, Mango people, not Delhi one, the actual Aam Aadmi. And what can I say? That our topics will be ranging from zero to infinity. We will be talking about anything, everything, whatever comes to our mind. And I would like to ask you that अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आता है जो आप चाहें हम बात करें उसके बारे में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसको डालिएगा. हम जरूर उसको ध्यान देंगे और we can use that in future. और the reason why we started this podcast is everyone knows we are going through a pandemic और इस pandemic में हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे जॉब से रिलेटेड, कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे लाइफ से रिलेटेड. हम तीनों के जॉब्स का आज के टाइम पे कुछ भी भरोसा नहीं है. हम में से कोई किसी की जॉब जा रही है, किसी की जॉब का कुछ अता पता नहीं है, किसी की जॉब जाने वाली है. और हम लोगों को कोई भी एक आउटपुट नहीं मिल रहा, आउटलेट नहीं मिल रहा था जहां पे हम बता पाए कि हम क्या बोलना चाहते हैं या हमारे दिमाग में क्या चल रहा है. और this podcast we will also be using for emotional support from the guys which you are seeing here on screen and from all of you out there. So let's talk. I will go back to January of 2019. I was delegated somewhere in Europe, and on 26th of January I came back to India. और जब मैं इंडिया वापस आया तो मैं काफी खुश था, काफी पॉजिटिविटी थी मेरे दिमाग में. मैं करियर को लेके काफी एम्बिशियस हो गया था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं यहाँ ये पढ़ाई करूंगा, मैं उधर अप्लाई करूंगा, मैं और आगे मेहनत करूंगा अपना लाइफ सेट करने के लिए. और देखते ही देखते अचानक एक दिन हमारे प्रधानमंत्री ने आके हमारे को बोल दिया कि भाई आज जनता कर्फ्यू है, घर पे रहो. ठीक है, हम रह लिए घर पे. अगले दिन हमको पता चलता है कि भाई अब 1 महीने का लॉकडाउन है. वो लॉकडाउन 1 महीने से कब 6 महीना और कब 1 साल हो गया हमको पता भी नहीं चला. पिछला 1 साल 2020 का सबके लिए बहुत मुश्किल था. किसी को मेंटली प्रॉब्लम आया, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आया, किसी को जॉब में प्रॉब्लम आया, किसी के घर पे प्रॉब्लम आया, किसी का माँ बाप बीमार पड़ गए, कोई खुद बीमार पड़ गया. कितने लोगों ने कितने सारे लोग खोए हैं. और ये सब जब देखते हैं तो मन में और एक्चुअली हमारे दिल में कुछ होता है जो हम बता नहीं सकते. और उसी चीज को लेके आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे या बात करेंगे इसके बारे में कि क्या हुआ पिछले साल, हमारा फ्यूचर क्या लगता है हमको, और हम कहाँ सही थे कहाँ गलत थे एज अ कंट्री. एंड एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे कि हर बंदा, हर इंसान व्हाट he can do in next 1 month or what he will do in next 1 month, 2 months, 3 months, he cannot say. There is no predictability about future anymore. आज के टाइम पे हम लोग अपने माँ बाप से अलग रह रहे हैं और हम ज्यादा परेशान हैं क्योंकि हमको नौकरी करने के लिए किसी अलग जगह रहना पड़ता है. हमारे बूढ़े बाप बाप किसी अलग जगह पे हैं, उनको सपोर्ट के लिए कोई है नहीं. और किसी कोई अपनी वाइफ से अलग है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड से अलग है, कोई किसी से अलग है, सब एक दूसरे से अलग है. और आज किसी के पास भी इमोशनल सपोर्ट नाम की चीज नहीं है. जिन लोग के पास है, जिन लोग घर पे रह रहे हैं, वो लकी लोगों में से आते हैं. बट मोस्ट ऑफ द जनता जो कि हमारे जैसी है, वर्किंग क्लास लिविंग अवे फ्रॉम देयर होम फैमिली, होम टाउन, दे आर जस्ट अनलकी पीपल एंड दैट दोज आर इन मेजोरिटी. एंड जब पहला लॉकडाउन लगा था
वी ऑल हैड होप कि भाई 1 महीने का लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन में सब ठीक हो जाएगा, बट एक्चुअली वो हमारा होप नहीं था, वो हमारा बचपना था। क्योंकि हमें किस नहीं पता था कि ये वायरस क्या है, वायरस से कैसे झेला जाता है। हमको तो लगा था भाई कोई क्रोसिन आएगी और हम उसको खा के ठीक हो जाएंगे। बट जब लोग मरने लगे, जब लोगों ने एक्चुअली बोलना चालू किया कि उनको कितना प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमको इस बात का अनुमान हुआ कि हाउ सीवियर दिस डिजीज इज, and how severe the repercussions of this disease are in terms of lockdown, in terms of health, and in terms of mental health also. अगर हम बात करने जाए लास्ट 1 साल में लॉकडाउन लगा, तबलीगी जमात एपिसोड हुआ, जो कि काफी फनी देख लगता है आज वापस उसकी तरफ देखो तो। अनफॉर्चुनेटली सुशांत सिंह राजपूत डाइड, एंड Narendra Modi said that he will invest 220 lakh crores in our economy somehow to take care of coronavirus and whatever repercussions we are facing. बाबा रामदेव कोरोनिल लेके आए थे, जो कि एक इम्यूनिटी बूस्टर निकला। और डेली वेज अर्नर्स, जो कि हमारे मजदूर वर्ग है, वो मारा मारा फिरता रहा, कभी ये शहर कभी दूसरे शहर, कभी साइकिल कभी पैदल, कभी कैसे सबने अपना अपना प्रॉब्लम झेला है। और ये हम लोग सबका एक्सपीरियंस अलग अलग रहा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं बताना चाहूँ तो, when this started I didn't feel anything, it was just like some other thing. बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे पेंडेमिक आगे बढ़ता गया, लॉकडाउन्स बढ़ते गए, आई वॉज होपलेस। एंड जब हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि हमको घंटा बजाना है, तालियां बजाना है बालकनी पे खड़े होके, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे देशभक्ति का एहसास हो रहा था, एंड आई वाज लाइक यस वी कैन डू समथिंग। नाउ लुकिंग बैक टू दैट, probably we didn't do much at all, because when this second wave came, we all are feeling lost. So now I would like to include my other two co-stars in this podcast, Abhimanyu Patel and Naveen Namdev. And from Abhimanyu, I would like to ask you, what is your experience living in this pandemic? तुमको कैसा लगा, तुमने कैसे कोप किया इस पेंडेमिक में, और तुमको क्या लगता है कि तुमने जो समय 1 साल निकला है, वो तुम्हें अपनी नजरों में बर्बाद होता नजर आया है, या तुम्हें लगता है कि तुमने अंगूर खट्टे थे लेकिन फिर भी तुम अंगूर खा पाए? ओके, वेल पैंडेमिक तो भाई मैंने केवल सुना था, होता क्या है कभी एहसास ही नहीं था। और जैसे ये कोरोना हमारा आया, उस समय मैं शायद यूएई में था, अपना रोजी रोटी चल रहा था, उधर पे आराम से चल रहा था, बहुत कुछ प्लानिंग था, फैमिली इंडिया में थी, उधर से प्लान था कि हर 3 महीने में हम घर आ जाएंगे, मतलब छुट्टी लेके वापस जाएंगे, इसलिए फैमिली वगैरह सब यहाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा था मतलब। लेकिन जब ये कोरोना आया तो उतना सीरियसली नहीं लिया। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ओके इट्स काइंड ऑफ वायरस जो समय के साथ चला जाएगा, और नहीं गया तो हम इतना टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो चुके हैं कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये समय बीतता गया और फिर सडनली एक दिन हमको सुनने पड़ता है कि लॉकडाउन जब हुआ तो मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब क्या है, सडनली सब कुछ इमरजेंसी सुना था हमने, कर्फ्यू सुना था, ये लॉकडाउन सुना, इसके बाद सडनली हमको वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट कर दिया, एक कमरे में बंद हो गए, मतलब भाई बाहर कहीं जा नहीं सकते, 9 घंटे काम करो, 10 घंटे काम करो, खाओ और फिर वहीं फिर से रूम के अंदर बने। मतलब काफी चैलेंजिंग था बोलो तो। स्टार्टिंग में तो थोड़ा लगा कि अच्छा होगा, अगर लॉकडाउन है, 10 दिन है, 15 दिन है, 1 महीने चलो ले लिया, ठीक है, अच्छा लगा, थोड़ा एक्साइटमेंट भी था कि यार वर्क फ्रॉम होम है, थोड़ा सा हम टाइम बचा लेंगे, खासकर जैसे तुम मुंबई में रहते हो या कहीं पे भी, ट्रैफिक में कितना टाइम वेस्ट हो जाता है,
तो उसको कंसिडर करते हुए थोड़ा अच्छा लगा 1 महीने तक। लेकिन ये कंटिन्यू चलता रहा, इसके बाद समझ में आया कि भाई अभी ऐसे तो नहीं चलेगा। मतलब देन हम इमोशनली वीक होते गए। मतलब हमको ज़्यादा वरी होने लगा अपने फैमिली के बारे में भी, पेरेंट्स के बारे में, कि भाई अभी ये कैसे, हम यहाँ पे हैं, ट्रेवल भी नहीं कर सकते, कैसे डील करेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें साथ में। इसके बाद सुनने में आने लगा कि भाई बहुत सारे ऑफिसेस बंद हो रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज क्लोज हो रही हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, प्रोडक्शन बंद हो रहे हैं। मतलब हमको उस समय उतना रियलाइजेशन नहीं हुआ, बट ऐसा लगने लगा कि भाई लोगों की अभी जॉब निकलने लगी है। पर्सनली मुझको इमीडिएट इफेक्ट नहीं था, बट जब लोगों को देखने लगा तो एक मतलब अंदर जो था, मतलब किसी से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो भाई बहुत खुश हैं, दिखा रहे हैं सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, लॉकडाउन चला जाएगा। लेकिन अंदर से एक डर लगा रहता था कि भाई कभी कब ये जॉब जाएगी, कब। बेसिकली हमारा जो अंदर से एक बेसिक लेवल का कॉन्फिडेंस होता है वो जा रहा था। भाई मतलब अपने उसमें लोग हिल गए थे। नवीन। मतलब मेरा ये बोलना है ना कि मेरा माइंड एक्चुअली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था ही नहीं कि कुछ ऐसी भी पेंडेमिक आ सकती है जो हम लोगों को इस लेवल तक परेशान कर सकती है। एंड जब सबसे पहले ये फरवरी में स्टार्ट भी हुई तो आई वॉज इन टच विद द न्यूज। एंड मैंने देखा कि चाइना से निकल के आ रही है बाहर, जो कि चाइना की न्यूज ऑलरेडी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। एंड कुछ वीडियोस उस समय सर्कुलेट हो रहे थे कि लोग इवन खड़े खड़े गिर रहे थे ड्यू टू कोविड। सो मेरा माइंड उस समय बस यही बोल रहा था कि ये कुछ चाइना के ही कोई प्लान है, कुछ स्ट्रेटेजी है अगेंस्ट द वर्ल्ड, और मे बी जस्ट चमकाने के लिए। तो ऐसा कुछ रहेगा, आएगा, ठीक है, देखा जाएगा कि कुछ पेंडेमिक कैसी रहेगी। अच्छा, सुना जरूर था 1918 में स्पेनिश फ्लू आया हुआ था और कुछ 6 करोड़ पीपल डाइड उस समय 1918 में। सो वो भी सुना हुआ था। अब लगता था कि हम लोग तो टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं, हमारा साइंस इतना आगे पहुंच चुका है, चांद पे हम ऑलरेडी कदम रख चुके हैं, मंगल पर हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। सो इतना कम्युनिकेशन भी हमारा इतना स्ट्रांग हो चुका है, पूरा वर्ल्ड इतना कनेक्टेड है, रियलाइजेशन था ही नहीं दूर दूर तक कि कुछ पेंडेमिक ऐसा कुछ हो सकता था। अच्छा, एट द सेम टाइम मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आई न्यू फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, बट मैंने पेंडेमिक कभी यूज ही नहीं किया था। और मैंने फर्स्ट टाइम जब ये चाइना में आया उसके बाद मुझे पता चला कि ओके, ये पेंडेमिक मतलब एक्चुअली में ये होता है, कोविड-19 आ गया। नहीं, एक सही सो बोल रहा है, क्योंकि जो पेंडेमिक है वो हम लोग ने सिर्फ मूवीज में देखा था, और देखा था। हॉलीवुड मूवीज में, कि भाई सब लोग बीमार पड़ते हैं और जॉम्बी बन जाते हैं। यस और यस, ये सच ज़ॉम्बी हो इज द सकता राइट है, एग्जांपल, करेक्ट। बस सच हो सकता है ऐसा हमने कभी सोचा, सोचा नहीं। इमेजिन ही नहीं किया था कि ये पॉसिबिलिटी भी है। यस। और सो 1918 का जो तुम्हारा एग्जाम्पल था वो सबको पता भी नहीं था, वो तो सबको बाद में पता चला। अच्छा, 1918 में भी ऐसा कुछ हुआ है। अरे हाँ, वो तो एग्जैक्टली। हमने जब इसके बाद देखा। हाँ, जब बराबर है। जब जब चाइनीज वायरस आ गया तब हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया कि अरे स्पेनिश वायरस भी कुछ था, कभी आया था। सो माइंड ने बड़ी मुश्किल से पहले तो एक्सेप्ट किया, ठीक है, उसके बाद चाइना से ये फर्दर थाईलैंड में गया, और फिर उसके बाद इटली एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज को उसने इम्पेक्ट करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद से थोड़ा सा यस फीलिंग आई कि ठीक है, अभी पेंडेमिक है जो वो बढ़ रही है, और ये कैसे कम होगी या फिर कैसे खत्म होने वाली है, कुछ ना कुछ तो आइडिया हो गई, कुछ ना कुछ तो एक ऐसी नॉट एग्जैक्टली। अच्छा, एट द सेम टाइम जैसे पेंडेमिक वर्ड नहीं आया था वैसे वैक्सीन भी कभी माइंड में इतना ज्यादा यूज ही नहीं किया लाइफ। सो ऐसा लग रहा था कि कोई मेडिसिन आ जाएगी, कोई पैरासीटामोल आ जाएगी जो कि खत्म कर देगी हमारे कोरोना वायरस को भी। बराबर है, सो हमारे लिए सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर और एड्स ही है। वो हमको पता है कि भाई वो नहीं ठीक होता, बाकी कुछ भी हो जाए दवाई तो आई जाएगी। हाँ, ये करेक्ट तो है। काढ़ा तो है ही है। हाँ। तो यस, काढ़ा एक एक इम्पोर्टेंट थिंग थी जो कि हमारा लास्ट ईयर हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही कि चलो काढ़ा पीते हैं। सो बट मार्च में जब तक लॉकडाउन नहीं लगा, जब तक
हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस नहीं किया कि लॉकडाउन लग गया, तब तक तो सब कुछ ओके था। उसके बाद से ही समझ में आया कि हम लोग कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। इंटायर वर्ल्ड किसी प्रॉब्लम में जाने वाला है और उसका क्या सोल्यूशन होने वाला है वो भी नहीं पता है। अच्छा, वैक्सीन का वर्ड जब आया माइंड में, तो अलग अलग वैक्सीन के स्टेजेस पता चले कि ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है। ट्रम्प भाई साहब ने तो ऐसा लग रहा था कि मार्च में आया है पेंडेमिक इंडिया में और अप्रैल में ही ट्रम्प भाई साहब हम लोगों को वैक्सीन दे देंगे। तो मैं बहुत खुश था, मैंने बोला चलो कोई बात ही नहीं है, ट्रम्प हमारे सब संभाल लेंगे। बात ऐसा है कि जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था 2-3 महीना, जैसे अभिमन्यु बोला था, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे हम लोग। जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ उसमें 80% ऑप्शन नहीं होता वर्क फ्रॉम होम का, सिर्फ 20% होता है। सो आई थॉट एटलीस्ट 2 महीना अगर लॉकडाउन चलता है, लॉकडाउन 2 तक था, 2 महीना चलता है, देन वी कैन डू वर्क फ्रॉम होम. We are from middle class, we can save money on petrol, time on traffic, and spend some time with our family. That was one option. घर पे हम लोगों ने बहुत सारा मैदा खरीदा, पिज्जा बनाना चालू किया, नान बनाना चालू किया। बहुत स्टार्टिंग में बहुत एंजॉयमेंट हो रहा था भाई, 5 बजे ऑफिस का काम खत्म हो रहा है, राइट। हाँ, मस्त किचन में जाके आज क्या खाएंगे, आज नॉर्थ इंडियन बनेगा तो आज साउथ इंडियन बनेगा, ईस्ट इंडियन बनेगा, सब इंडियन खाया हमने, इटालियन भी खाना चालू किया। बट धीरे धीरे जब भी टाइम जाने लगा आगे, तब दिस वॉज नॉट फनी एनी मोर, एंड दिस वॉज नॉट एंटरटेनिंग एनी मोर, एंड दिस इज नॉट ह्यूमन एनी मोर। एक आदमी अपने घर पे पूरा बंद नहीं हो सकता। No animal is made to live inside one house. Only human beings have started living inside a house. But जानवर नहीं बना घर के अंदर रहने के लिए, वो बाहर जाने के लिए बना है। इनफैक्ट जू भी बड़ा होता है। एग्जैक्टली, जू भी बड़ा होता है, और यहाँ पे हम अपना फ्लैट से बाहर, बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकते थे। सो इट अफेक्ट्स अवर माइंड एंड इमोशनली स्पीकिंग। मेरा पर्सनली, मैं कोई भी चीज आता है तो उसका इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरा काफी मन करता है कि मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन लूं। और जब मैं इंफॉर्मेशन लेने जा रहा था तो एक मन में और दबाव सा बन गया था, क्योंकि अब मेरे को कहीं भी पॉजिटिव आउटकम नहीं दिख रहा था, जो फास्ट आउटकम है। क्योंकि हमारे दिमाग में जो पहला इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो बात आती थी कि भाई 2 महीना, मैक्सिमम 2 महीना, देन इट विल बी ओवर। We were naive, we were kids, we didn't know anything, so हमने सोचा 2 महीने। बट जब इंफॉर्मेशन लेना चालू किया मैंने, तो मुझे पता चला कि भाई ये चीजें 3-3, 4-4 साल और कभी-कभी 10 साल तक जाती हैं। When pandemic becomes endemic, then you can say it is over, but actually it will never be over. So you will always be vulnerable when this type of viruses are out there in the world. और तब फिर मैं डिप्रेशन में जाना चालू किया। डिप्रेशन इन द सेंस वो बॉलीवुड डिप्रेशन नहीं, माइल्ड डिप्रेशन कह सकते हो, कि समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरा फ्यूचर क्या है, अब हम क्या करेंगे, कब कंपनी बंद हो जाएगी, कब जॉब चली जाएगी। और मेरे साथ तो एक बहुत बड़ा मजाक हो गया कि पेंडेमिक से आधा महीना पहले, 1 महीना पहले, मैंने मस्त अपने लिए गाड़ी बुक करा लिया, लोन लेके, ऑब्वियसली अपने पास इतना पैसा नहीं है। और पेंडेमिक आया, लॉकडाउन आ गया, और अब गाड़ी वाला फोन करता है, शोरूम वाला, कि भाई अपना गाड़ी लेके जाओ। अब मैं सोच रहा हूँ मैं लूं कि नहीं लूं यार, इतना लोन उठा लिया, कल को नौकरी चली गई तो क्या होगा, पता नहीं गाड़ी चला भी पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे रोड पे। लॉकडाउन ही चलता रहा तो। और यही हुआ। मैंने अपना स्टार्टिंग के 3-4 महीने मेरा गाड़ी मुश्किल से 400 किलोमीटर चला होगा। वो क्यों? क्योंकि मैं अपना गाड़ी लेके सब्जी लेने जाता, क्योंकि मेरे को गाड़ी चलाना मिल रही थी, अदरवाइज सब्जी भी होम डिलीवरी होता है। तो मैंने क्या चालू किया कि चलो अभी कुछ तो करते हैं। मेरा शौक है किताबें पढ़ने का, किताबें लिखने का, तो मैंने वो किया। और फिर मेरा रोमानियन लैंग्वेज के ऊपर शौक था, तो मैंने उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने के लिए, खुद को बिजी करने के लिए कोप अप करना चालू किया। तो मैं जानना चाहता हूँ नवीन तुमसे, तुमने क्या किया ऐसा कि तुमने वो टाइम को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, या वो टाइम को तुम नहीं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाए? और अगर अब ऐसा मौका मिलेगा तो तुम क्या करोगे? क्या लगता है तुमको? एक्चुअली वरुण, यू ऑलरेडी सेड ना कि पेंडेमिक ने हम लोगों को ना कुछ न्यू करने के लिए
ना इनिशियली एटलीस्ट हम लोगों को एक प्रेरित किया, इट्स राइट हिंदी वर्ड की प्रेरित किया कि कुछ हम लोग न्यू करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो अब तक हम लोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कंप्लीटली घर में ऐसा कभी मौका ना मिला था। स्कूल में कभी हमारी गर्मियों की छुट्टी हुआ करती थी, बट उसके बाद से तो फिर हम लोगों की कॉलेज लाइफ और जॉब लाइफ में तो कभी हम लोगों को इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने एक इसको मुझे लगता है कि ना केवल मैं, काफी और भी लोगों ने इसको ट्राई किया। मैंने ना कुकिंग ट्राई किया और मैंने देखा कि मैं कुकिंग को काफी इंजॉय कर रहा हूँ। तो मैंने डिफरेंट अलग अलग स्पाइसेस, अलग अलग मसालों को ट्राई किया और कुछ नई नई चीजें बनाना सीखा। कुछ ऐसी चीजें भी मैंने घर में बनाया है जो आज तक हमारे घरों में कभी बनी नहीं। तो एक कुकिंग एक भाई स्पेशल चीज थी जिसको मैंने पतला डोसा बनाना सीखा कि मास्टर नहीं? किया। डेफिनेटली पतला डोसा भी बनाना सीखा और एक सॉफ्ट इडली बनाना भी सीखा। हाँ, सॉफ्ट इडली नहीं आता मुझे अभी भी बनाना, पतला डोसा मैं सीख गया बनाना। यस, बट एक चीज मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, रोटी कभी गोल नहीं हो पाई मेरी, बट बनी जरूर। मेरी फूलती नहीं है, मेरी रोटी गोल बन जाती है बट फूलती नहीं। पता नहीं कब सीखूंगा। मेरे पापा ने एक बार मुझे सिखाया था कैसे करना है, बट आज तक हुआ नहीं मुझसे। एंड आई डोंट केयर, पराठा है, वॉट एवर इट इज, जो फूलती नहीं वो पराठा कहलाती है। आई थिंक अभिमन्यु तो पहले से ही रोटी पराठों में मास्टर है, राइट अभिमन्यु? नहीं भाई, तेरे सॉफ्ट इडली और डोसे के लिए तो मैं चटनी तेरे को बहुत अच्छी बनाऊंगा, मतलब जो साउथ इंडियन स्टाइल में चटनीज बनती है। और सांभर में जरूर मेरी मास्टरी हो चुकी है अब तक। तो अभिमन्यु तुमने क्या किया फिर? भाई मेरा तो अब ऐसा था कि यार जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो थोड़ा जैसा सब लोग का हालत है कि थोड़ा स्टार्टिंग में इजीली ही लिया हमने, और जैसे जैसे ये बढ़ता गया तो हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चन भी आते गए कि मैं एक्चुअली यूएई में ही था उस समय भी, और 1 साल तक मैं वापस नहीं आ सका बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और जो भी चल रहा था। तो बहुत सारे चीज़ें कि पेरेंट्स कैसे हैं और इधर पे कैसे चलेगा, जॉब भी जा सकती है, वो सब था। और ऊपर से लॉकडाउन में 24/7 एक घर के अंदर बंद रहना, मतलब काफ़ी स्ट्रेसफुल था। एक तो वर्क प्रेशर भी हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग कभी वर्क फ्रॉम होम किया नहीं ना, तो जब आ गया तो एक एथिकली चैलेंज था कि यार ऐसा ना सोचे कि टाइम पास कर रहे हैं, मतलब जो टास्क हमको करना है उसके लिए मैं एक्स्ट्रा प्रेशर लेने लगा। तो एक वो काफ़ी स्ट्रेसफुल था वर्क फ्रंट में। और पर्सनल फ्रंट में मतलब लोगों से सोशलाइज नहीं हो पा रहा, लोगों से मिल नहीं रहा हूँ, केवल फ़ोन पे बात हो रही है, और फिजिकली कुछ हम कर नहीं रहे थे, तो काफ़ी हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। वो सबको देखते हुए भाई अभी योगा मेडिटेशन थोड़ा बहुत करते रहे। इसके बाद जैसे अभी नवीन ने बोला कि भाई कुकिंग सीखा, तो कुकिंग में भी मैं भी अपने हाथ आजमाना शुरू किया। कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता था, कुछ फेल होते कुछ पास होते, बट जो भी है अपने को खाना तो बहुत ही अच्छा बनता था भाई। बात ऐसी है कि नॉर्मली कोरोना वायरस से अगर तुमको अपने आप को सेव करना है हम्म। तो एक बेसिक चीज है, नॉर्मली विटामिन लेते रहो, विटामिन डी, विटामिन सी, और अपना वेट कंट्रोल में रखो। बट हमारे जैसे लोगों ने अपना वेट कंट्रोल में नहीं रखा है, हम लोग ने एक्चुअली गेन कर लिया है, और अभी उसको लूज करना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। नहीं, मुझे क्या लगता है एक्चुअली वी डिड नॉट रियलाइज कि ये इतना लंबा चलेगा। सोचा 1 महीने या 2 महीने, इसके बाद सब नॉर्मल आ जाएगा। इसलिए तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि नेटफ्लिक्स की मैंने पहली बार मेंबरशिप ली, बिकॉज मैं उसके मंथली चार्जेस को मिडिल क्लास, तो वो इतना ज्यादा लगता था मुझे चार्जेस की। नेटफ्लिक्स की पहली बार मैंने मेंबरशिप ली कि ये जो लंबा चलने वाला टाइम है इसको कैसे निकाला जाए। बट कितना कितना हम सीरियल देख पाएंगे, कितना मूवीज देख पाएंगे? फाइनली एक चीज एक टाइम के बाद वो हम लोग को खुशी नहीं दे पाती जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हमें दे रही थी। जो हमारा ऑफिस हमको रोज जाना, दैट इज सॉर्ट ऑफ एन एडवेंचर वी जस्ट डू नॉट थिंक अबाउट मच। हम यहाँ से ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस के बीच में जो रास्ते में, दैट इज सॉर्ट ऑफ एन एंटरटेनमेंट एंड एडवेंचर। ऑफिस में क्या हो रहा है, ऑफिस से लौटते वक्त क्या हो रहा है, घर पे आने के एग्जैक्टली। बाद क्या हो रहा है। और वो अब भी तुम मुंबई में ट्रैफिक जो तुम्हारा होता तो इट्स क्वाइट
इंटरेस्टिंग, एडवेंचरस। कब किसकी गाली पड़ जाए, कब कोई तुमको गाली देके चला जाए, और जो डर रहता है तुम्हारे अंदर नॉन स्टॉप की कोई गाड़ी तुम ठोक ना दो, वो अलग एड्रेनलिन पंपिंग रहता है। बट या जोक्स असाइड, तुम दोनों की बातों से मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि जब ये सेकेंड वेव आया है, आई थिंक वी आर बेटर ऑफ इमोशनली एंड मेंटली। अब हमको सेकेंड वेव आने के बाद वो धक्का नहीं लगा दिमाग पे, जो धीरे धीरे रियलाइजेशन के बाद हम लोग को लगा था फर्स्ट वेव में। बट सेकेंड वेव में जैसा हम लोग सब न्यूज में देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, ट्विटर पे पढ़ते हैं कि सेकेंड वेव में ज्यादा केसेस हो रहे हैं, दैट वेव इज 3 times मोर देन द फर्स्ट वेव। और यहाँ पे कभी कभी मुझे सोचने को मजबूर हो रहा है कि फर्स्ट वेव के टाइम पे आम आदमी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, एंड वी आई एम गिविंग अ लीवे, आई थिंक यू बोथ विल बी गिविंग अ लीवे टू द गवर्नमेंट, उनको भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। नहीं, एक बिल गेट्स को छोड़ दो, तो लास्ट 20-30 साल में किसी भी बड़े आदमी ने पैंडेमिक प्रिपरेशन के बारे में नहीं बोला था। सो गवर्नमेंट को हमने माफ किया कि भाई तुमने फर्स्ट वेव के टाइम पे तुम्हारे पास प्रिपरेशन नहीं था, इट्स ओके, जो भी तुमने किया कंपैरेटिवली अच्छा किया, एवरीवन वाज विद द गवर्नमेंट। But now when the second wave is coming, now we are not thinking about ourselves anymore. Now we are thinking of getting the fuck out of this problem. और यहाँ पे गवर्नमेंट का जो भी एक्शंस हैं, लास्ट 1 year के प्रिपरेशंस हैं, दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू मी। एंड आई डोंट नो, तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में, अभिमन्यु? मुझे जैसे बोला कि जो हमारा फर्स्ट वेव आया था, so we did not know anything about the virus, what is the mode of transmission actually, how long it will sustain, and what are the technology for the checking this, what vaccine will use. So considering those challenges, हमारा मुझे लगता है उस समय तो लॉकडाउन होता क्या है मालूम भी नहीं था, बट जब लॉकडाउन इम्पोज किया और व्हेन आफ्टर रियलाइज कि ठीक है, उस समय आई थिंक दैट वाज द सॉल्यूशन, only to put lockdown for certain periods so we can be well prepared, like develop more COVID center and give some more time for the preparedness, or maybe the like movement of the migrants labor or anything else. लेकिन जैसे अभी ये सेकेंड वेव्स आया, मुझे लगता है कि जब हमारा एक साल पूरा वैसे ही चला गया, और नाउ आई फील नाउ वी आर बैक टू स्क्वायर वन। मतलब अभी भी वी आर स्ट्रगलिंग फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर, वी डोंट हैव इनफ हॉस्पिटल्स, you forget about the hospital, at least we should have some temporary setup where we can put the COVID patient. Number of beds. Number of beds we can increase. Yes. I understand, okay, there are many challenges for the government, but having said that, when we see this challenge, this should be the prioritize, and हमारे पास कम से कम टेम्परेरी हॉस्पिटल सेटअप किया जा सकता था, पॉसिबल है। लेकिन मुझे लगा कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस, मे बी दे टुक लाइटली ऑल्सो, बिकॉज इफ यू सी द अर्ली ऑफ दिस मार्च, आई मीन द कोविड केसेस वर very less compared to the September. So, and all around the world, people were praising the government also. लेकिन और उसके बाद गवर्नमेंट में भी मिड फरवरी में इलेक्शन कमीशन ने 5 स्टेट में इलेक्शन अनाउंस कर दिए। इसके बाद अभी अपना कौन सा सीरीज चल रहा था, ये इंग्लैंड, नहीं इंग्लैंड और उसका इंडिया का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, मतलब अहमदाबाद में बिना मास्क के पूरे ऑडियंस को अलाउ किया। इसके बाद अभी फिर से ये इलेक्शन कैंपेन चल रहे हैं, कुंभ मेला चल रहा है इसके, और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बिजी हैं कैंपेनिंग में। आई अंडरस्टैंड कि वो पार्टी के लीडर हैं, पार्टी के, लेकिन पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ही इज होल्डिंग अ डेमोक्रेटिक पोजीशन। तो मुझे लगता है कि उसको कैंपेन की जगह ज़्यादा फोकस कहीं ना कहीं दे वुड हैव पुट मच फोकस ऑन डेवलपिंग दीज फैसिलिटीज।
तो मेरे को तो भाई बहुत डिसअपॉइंटमेंट है पर्सनली। मैं कुछ फैक्टर्स में प्रेज भी करता हूँ, आई थिंक दे आर डूइंग बेटर, बट इन दिस पर्टिकुलर केस आई एम रियली डिसअपॉइंटिंग। किसी एक बहुत होशियार आदमी ने कहा है कि, होशियार आदमी मैं हूं, अच्छा कि मालूम नहीं था। America's population is 350 million. India's population is 1.4 billion. Technically, the Prime Minister of India is 3 times stronger than the President of America. And if that Prime Minister is not leading the nation by example, जैसा भी तुमने कहा कि कैंपेनिंग चालू था, कौन मास्क लगाया था वहां पे कैंपेन में? वहां पे तो सब अपने जोर जोर से लंग्स फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और XYZ और ब्ला ब्ला ब्ला, वॉट एवर दे डू। और उस टाइम पे कितना ट्रांसमिशन हुआ रहेगा। बट मेरे को एक बात नहीं समझ में आई कि जब ही हमारा 1 साल चला गया, उसके बाद गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किधर भी नहीं किया। क्योंकि अभी सबको पता है कि ये चीज 1 साल में नहीं जाने वाली, 2 साल में नहीं जाने वाली, एटलीस्ट इसको 10 साल लगेगा जाने के लिए, until it becomes so endemic that it is not a problem anymore. In fact, we would have learned from other mistake, like second wave UK में आया था, तो Exactly. थोड़ा सीखना था हमको। हाँ, और 1 साल में हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया। अगर हमने कुछ स्टार्ट किया रहता ना, आज कितनी सारी लाइव्स बच सकती थी और कितने सारे लोग बच सकते थे। और सबसे बड़ा जो मुझे दुख होता है या सद्भावना जागती है, वो है अपना डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए। अगर हमारे गवर्नमेंट ने थोड़ा प्लानिंग किया होता, जो डॉक्टर्स और नर्सेस आज रोज वहां पे जूझते रहते हैं, अपने आप को वायरस के सामने रखते हैं, कब उनको हो जाए। कितने सारे पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं, इन लोगों को एक रोटेशन पॉलिसी पे रखते कि भाई तुम 2 महीना तुम लोग काम करो, 2 महीना तुम काम करो, और नर्सेस को ट्रेनिंग देते। ये सब कुछ हुआ नहीं। तो ये जो सा तुमने कहा कि गवर्नमेंट ने राइटली ले लिया, मेरे को ये बात एकदम करेक्ट लगती है। नवीन, तुमको क्या लगता है? तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी पूरी कंट्री को पता था कि सेकेंड वेव आने वाली, और जब सेकेंड वेव आ चुकी है तब कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स अब ऑलरेडी प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि थर्ड वेव भी आने वाली। सो पॉइंट ये है कि फर्स्ट वेव से हमने क्या सीखा। ओके, हमको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि फर्स्ट वेव के लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं था कि अल्टीमेटली क्या करना है। गवर्नमेंट के सामने एक न्यू पेंडेमिक थी, लोगों के सामने एक नई महामारी आई थी, तो कुछ भी प्रिपेयर्ड नहीं था। बट फर्स्ट वेव को हम लोगों ने उससे सीखा कि हम लोगों को कितना डिस्टेंस रखना है, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वीक है, उसके बारे में हम लोगों को नॉलेज मिला। या फिर इवन हम लोग किसी पर्टिकुलर सेक्टर में हम लोग स्ट्रांग है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है पीपीई किट्स। पीपीई किट्स जो हम लोगों ने एक बार स्टार्ट किया बनाना, तो हम लोग वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे आ गए थे। तो हम लोगों को अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कंफर्म हुए, और सेकेंड वेव जब हम लोगों को ऑलरेडी पता थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये होना चाहिए था कि बेस्ट जो एग्जांपल दिया अभिमन्यु ने कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में पहले क्राउड को अलाउ किया, इलेक्शन कमीशन ने 5 स्टेट्स में इलेक्शन अनाउंस कर दिया, इसके अलावा और कुछ XYZ चीजें जिसमें कि पब्लिक इकट्ठी हुई। तो हम लोगों को एटलीस्ट ये जो फर्स्ट वेव से हम लोग जब उससे सीख चुके थे, तो सेकेंड वेव आने से पहले गवर्नमेंट को ये सब चीजों को रिस्ट्रिक्ट करना था। ऑलरेडी हम लोग वैक्सीन्स, जब हम लोग वैक्सीन की भी बात अगर स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग अपनी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर चुके थे फ्रॉम जनवरी 14th। सो गवर्नमेंट को वेट करना चाहिए था कि एक बार हम लोग अपनी एटलीस्ट 50 to 60% पब्लिक को वैक्सीनेट कर देते हैं, उसके बाद अलाउ करते हैं ये सब चीजें, और इससे हम सेकेंड वेव से बच सकते थे। इवन मुझे लगता है कि जब हमारे स्कूल कॉलेजेस, जिनको हम बोलते हैं फ्यूचर जनरेशन, जो इंडिया को बिल्ड करेंगे आगे, अगर वो बंद रह सकते हैं
तो मैच भी बंद रह सकते हैं, इलेक्शन भी पोस्टपोन हो सकता है। मेरा ऐसा व्यू है। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों को क्या लगता है कि इज लॉकडाउन दिस सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग? नहीं, मुझे मुझे ऐसा क्या लगता है, यस अभिमन्यु। नहीं, मेरा अंडरस्टैंडिंग यही है कि फर्स्ट जब कोरोना वायरस आया उस समय पे व्हेन वी डिड नॉट हैव एनी क्लू अबाउट इट, ठीक है, लॉकडाउन वाज नॉट द सॉल्यूशन बट वन ऑफ द स्टेप टू गेट द प्रिपेयर्ड। अर्न तो सम वो टाइम। for some time, but no, we cannot impose lockdown for like 6 month, 1 year. I mean, I don't agree that कि वो solution हो सकता है। एक चीज ये लॉकडाउन के बाद जो हुआ है, मैंने नोटिस किया और मैंने शायद ट्वीट भी किया था, ये लॉकडाउन ने कुछ लोगों को बहुत फायदा दिया है। जिसके पास भी इतना सा अथॉरिटी था, मेरे बिल्डिंग का सिक्योरिटी से लेके प्रधानमंत्री तक, प्रेसिडेंट तक, इन लोगों ने अपना पावर 3 गुना बढ़ा लिया। आज मेरा सिक्योरिटी डिसाइड कर सकता है कि मैं बिल्डिंग से बाहर जाऊंगा कि नहीं। आज मेरा सिक्योरिटी डिसाइड कर सकता है कि मेरा दूध बिल्डिंग के बाहर रखा जाएगा कि बिल्डिंग के अंदर रखा जाएगा। तो करेक्ट। ये ये कुछ चीजें हैं जो बहुत छोटी छोटी रहती है, लेकिन अथॉरिटीज के पास कुछ इतना सारा पावर इन लोगों ने ले लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। एंड आई एम वरीड अबाउट दैट फॉर फ्यूचर कि ये पावर कभी किसी के पास आता है तो वो वापस नहीं देता है। तो इस बारे में मेरा है, लेकिन ये हम लोग कभी इसके बारे में और बात करेंगे, थोड़ा और समय जाने दो, इसके बाद हमको सोचेंगे इस बारे में। बट तुमको क्या लगता है कि आज के टाइम पे हु इज मोर सेफ? मिडिल क्लास इज सेफ और द पीपल हु आर बिलो द मिडिल क्लास दे आर सेफ? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास एक परमानेंट जॉब नहीं था, जिन्होंने अपने जीवन में लाइबिलिटीज नहीं लेके आई, वो ज्यादा सेफ है आज। उन लोग के पास ज्यादा डर कम है। हम लोगों ने जिन्होंने अपने लिए घर के लिए लोन लेके रखे हैं, गाड़ियों के लिए लोन लिया है, कुछ लोगों ने अपनी शादियों तक के लिए लोन लिया है, आज उनके पास कुछ भी वो नहीं है कि कल को उन लोग का सब कुछ चला जाएगा और उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के टाइम पे दिस जनरेशन इज नॉट सेविंग एनी मोर। दे आर अर्निंग, दे आर स्पेंडिंग एंड दैट्स इट। मोस्टली क्रेडिट पे चल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो तुमको क्या लगता है, हाउ मच लॉस इट इज फॉर people like us, normal middle class working people who are in their 30s and 40s with who are starting their life? मुझे लगता है ना कि ये पर्टिकुलर एज ग्रुप की हम लोग जो बात कर रहे हैं, और वो यंग लोगों की बात कर रहे हैं जब, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इनको ही पड़ा है। एक जो मिडिल क्लास की भी बात चल रही है, जिसकी ना जॉब या कुछ ऐसे सोर्सेज रहते हैं जिससे उनको परमानेंट सैलरी आती है, उनको ही सबसे ज्यादा डर हो गया है कि आगे उनका फ्यूचर कितना सेफ है। बिकॉज अभी एक पेंडेमिक आई हुई है जिसको हम लोग ने कोरोना वायरस का नाम दिया हुआ है, उसकी सेकेंड वेव है, बहुत सी कंट्रीज उसकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वेव्स को ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, वायरस अपना स्ट्रक्चर रेगुलर चेंज कर रहा है। कुछ कंट्रीज में वो बहुत ज्यादा डेंजरस वे में सामने आ रहा है। एट द सेम टाइम जो हमारी वैक्सीन भी आज की डेट में बन गई है, वो कितने इयर्स तक हम लोगों को सेफ रखेगी इस वायरस से, हम लोग उस बात पर भी श्योर नहीं है। तो आई थिंक हम लोग बहुत डर में है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि आगे हमारा क्या होने वाला। नहीं, मुझे जो ऐसा बोल रहे हैं कि मिडिल क्लास और लेबर क्लास जो भी है, मुझे लगता है दोनों ही रिस्क में है। नॉट इवन द थोड़ा सा पॉइंट मैं ऐड करता हूँ उसमें, जैसे नवीन बोल रहा है कि जो वर्किंग क्लास है जो सैलरी बेस्ड है, नॉट इवन द सैलरी बेस्ड, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले भी हैं उनकी जॉब भी, उनका धंधा भी रिस्क में है। जो जिन्होंने लोन लेके रखा है, 50,000 का लोन लेके रखा, छोटा सा दुकान खोला,
अभी उनके पास कुछ है नहीं है, मतलब उनका ऐसा था कि रोज का बिजनेस आना है, घर पे खाना खाना है। तो आई थिंक दे आर ऑल्सो इन अ वर्स्ट पोजिशन। और जैसे ही ये जो हमारा पावर्टी लाइन में कुछ प्रीवियस डिकेड्स में या जो भी है पावर्टी लाइन लोग अपलिफ्ट हुए, परसेंटेज ऑफ पीपल अब पावर्टी लाइन आए, अभी तो मुझे लगता है कि वो सब भी नीचे जाने वाले हैं और मिडिल क्लास तो उसी कैटेगरी में आ जाएगा थोड़े दिनों में। यू आर राइट। और वैसे भी इंडिया में पॉवर्टी लाइन का एक जोक है, जोक है। 100 रुपीज पर डे इज अबव पॉवर्टी लाइन सॉरी। सो वो ठीक है, उसके बारे में हम बात नहीं कर जैसे ये सकते। 100 रुपीज की बात होती है तो पेट्रोल का प्राइस याद आ जाता है, क्योंकि हमारे के कॉलेज टाइम पे 40 रुपए का हुआ करता था। नहीं तो यही बोल एग्जैक्टली, रहे और हैं। 40 रुपए महंगा लगता था हमको। हाँ, एग्जैक्टली। मिडिल क्लास वाले मतलब अभी 100 रुपए का पेट्रोल ही भरा नहीं पाएंगे, तो फिर सब चीज सोच लो। या अभी कैसा है, ये जो हमारा इंफॉर्मेशन एरिया है, इंफॉर्मेशन एरिया नहीं करूंगा कहूंगा, बल्कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो इंटरनेशनल हो चुका है आज के टाइम पे। बिकॉज हमारे पास फास्ट इंटरनेट है, हम लोग अब अच्छी खासी इंग्लिश समझ लेते हैं, सब पढ़े लिखे हैं। ट्विटर है हमारे पास, फेसबुक है, यूट्यूब है, और अब मैं जियो है। जियो है। तो आज हम जब देखते हैं कि न्यूज में यूनाइटेड किंगडम 17 मई को अपना 3rd फेज ऑफ ओपनिंग चालू करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स में डेमोक्रेट गवर्नमेंट जो आई है जो बाइडेन की, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा कैंपेन लोगों को मास्क पहनाने के लिए रखा था, लगा दिया था दम। आज वो कल परसों जो बाइडेन बोलते हैं कि भाई अब तुमको मास्क पहनने का जरूरत नहीं है पब्लिक जरूरत प्लेसेस नहीं में। है। ये सारे जो बड़े देश हैं, ये लोग इतना आगे बढ़ गए, और यहाँ पे हम लोग अभी अपना सेकेंड वेव में बेड की कमी से जूझ रहे हैं। एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन लास्ट हाफ एन आवर अ लॉट अबाउट दिस। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की कमी थी, और हमारा गवर्नमेंट, स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, दे डिडंट लर्न एनीथिंग। इंडिया में आई फील नाउ दैट दिस पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पॉलिटिशियंस एंड नॉट अबाउट सिटीजन्स एनीमोर। अगर हमारे पॉलिटिशियंस इंटरेस्टेड होते सिटीजन सेफ्टी के बारे में, ग्रोथ ऑफ इंडिया, सेविंग ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वॉट एवर, उन लोग ने कुछ तो, जो कंट्रीज है जहां पे एक्चुअल रिसर्च होता है किसी चीज के बारे में, जहां पे लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, रोज नए 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 वैक्सीन निकल के आ रहे हैं, अगर कहीं से हमको एक पॉजिटिव एंड अच्छा एग्जाम्पल दिख रहा है तो हम उसको फॉलो करना चाहिए। इंडिया में हम लोगों ने फॉलो नहीं किया। आई डोंट नो प्रॉब्लम कैसा होता है कि हम लोग जल्दी खुश हो जाते हैं, या फिर हम लोग इतने ज्यादा पेट्रियोटिक है, कल्चरली पेट्रियोटिक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिर्फ पेट्रियोटिक अपना देश के लिए और जान दे देंगे, नहीं, कल्चरली इंडियंस आर मोर पेट्रियोटिक देन अदर कंट्रीज। आई डोंट नो यस, व्हाई, यस। बट इट इज द केस। और हम लोग बहुत छोटी चीज में बहुत ज्यादा खुश हो गए, उसमें हम लोगों ने ढिलाई बरत दी। जनता भी उतनी ही गलत है इस मामले में, क्योंकि उसने गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछा कि भाई तुम लोग कुछ प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं। दूसरे देशों में 3rd वेव आ चुकी है, अपनी 2nd वेव आने वाली है। हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर है और जो ICMR है, उसने बोला था कि नाउ आई थिंक वी हैव बीटन दिस कोरोना वायरस, एवरीथिंग विल बी फाइन। आई थिंक फेब एंड या मार्च फर्स्ट वीक की बात है ये, जब ये इंफॉर्मेशन आई थी। हम लोग बहुत जल्दी लैक्स हो गए। तो मुझे लगता है हम लोगों ने चाइना से कुछ नहीं सीखा। मालूम है चाइना बहुत बुरा है लोगों की नजरों में आज के टाइम पे, मालूम है चाइना बहुत स्मार्ट है, वो अपना नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे और नॉर्दर्न बॉर्डर पे गेम कर रहा है। बट स्टिल कुछ पॉजिटिव किया उसने, 3 दिन में उसने 10,000 बेड खड़े कर दिए थे। रशिया हमारा इतना अच्छा फ्रेंड है, उसने 1 हफ्ते में 10,000 बेड इकट्ठा कर दिया। और वॉट एवर द केस में भी, यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना न्यूयॉर्क में, जहां पे सबसे ज्यादा महामारी फैली हुई थी,
उन्होंने अपना जो सेंट्रल पार्क है उसको हॉस्पिटल मींस एक टेंट में हॉस्पिटल कन्वर्ट कर दिया जो कभी यूज नहीं हुआ। उनके पास जो इतने सारे शिप्स थे वो शिप्स को उन लोगों ने हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। उन लोगों ने बहुत सारा तैयारी करके रखा, इतना ज्यादा तैयारी करके रखा कि उनको उन सब का जरूरत नहीं पड़ा। और वहां पे ये अभी प्रॉब्लम पॉलिटिकली हो रहा है कि भाई इतना सब परेशान होने की जरूरत नहीं थी, तुम लोगों को डरा रहे हो। हम्म, दैट प्रोएक्टिवनेस वाज नॉट नेवर सीन इन इंडियन by Indian government and Yeah, even if if I feel like अगर if they would have been proactive तो आज हमें मतलब जब हमें सिलेंडर्स की ज़रूरत है तब इनको कॉल नहीं लगाना पड़ता दूसरे देश में, या इनको इनॉग्रेशन नहीं करना पड़ता ऑक्सीजन प्लांट्स के। दैट वुड हैव बीन डन मच बिफोर। by तो Home Minister of India हाँ, मेरे को मतलब एक सिंपल सा लॉजिक है, जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं या प्रोडक्शन में काम करते हैं, कोई भी कंपनी तुमको ऑक्सीजन देने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स देने के लिए एक लीड टाइम लेती है, ठीक है। अगर आज तुम उसको मांगने जाओगे तो तुमको मिनिमम 3-4 दिन बाद वो सिलेंडर मिलेगा। तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन होती है वो एग्जाम्पल यहाँ पे प्रूफ मिल जाता है कि अगर तुम्हारे पास सिलेंडर की कमी पड़ रही है दैट मीन्स यू हैव नॉट पुट एन ऑर्डर। बिकॉज कोई भी बिजनेस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं करता है, बिकॉज लॉजिस्टिकल कॉस्ट लगता है उसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगता है, एंड देयर इज अ बिग रिस्क व्हाट इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। सो कोई बिजनेस इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करता कि उसको पता है कि इस पे हमको रिटर्न नहीं मिलेगा। जितना था उन्होंने किया। बट दिस इज द फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा हम लोग बहुत कई सालों में ऐसा होता है कि हमारे पास अच्छा धान का खेती हुआ है या गेहूं का हुआ है, गवर्नमेंट रखती है उसको अपने खजाने में कि भाई किसी साल अगर हमारे पास सूखा पड़ गया तो वो हम यूज करेंगे। जब मालूम है कि आ ही रहा है सेकेंड वेव, 10 साल बाद नहीं 6 महीने बाद आ रहा है, थर्ड वेव आ रहा है, तो इसके पीछे कुछ वो लगा नहीं कि भाई गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर दे के रखा था, सोच के भी रखा था। आई थिंक हमारा जो होम मिनिस्टर था उसका जॉब बनता है, हमारा जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर था उसका जॉब बनता है ये सब देखने के लिए। बट ये सब कुछ दिखा नहीं। ये जरूर दिखा कि भाई उन लोग ने बंगाल में कहाँ कहाँ उन लोग को रैली करना है उन लोग ने अच्छे से प्लान किया था, बट कुछ प्रिपरेशन नहीं दिखा मुझको। जब हम लोग इन कमियों की बात करते हैं कि हमारे पास अ, उतने नंबर ऑफ बेड्स नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं है, तो मैं उस पॉइंट को भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली जो हमारी ह्यूज पॉपुलेशन है, हम लोग जब यूएस की पॉपुलेशन से हमारा कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग जस्ट 4 टाइम्स है। सो जब हमारी पॉपुलेशन इतनी हाई है तो गवर्नमेंट को ये पूरी रिक्वायरमेंट को अरेंज करने में एक डेफिनेटली डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती होगी। बट एक उसके बारे में अभिमन्यु और वरुण क्या बोलना है मेरा एक कि एडिशनल पॉइंट इसमें पॉपुलेशन है। किस वे में इम्पेक्ट कर रही आई नो इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है, आई नो इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बट अगर मैं दूसरे वे से देखने जाऊंगा तो इंडिया का एक स्टेट एक यूरोपियन कंट्री के बराबर है। है? एग्जैक्टली। ठीक है, इंडिया के एक स्टेट का पॉपुलेशन एंड अगर हम लोग यूपी को एक कंट्री माने तो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द कंट्री है, करेक्ट। बराबर है। तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट या एक अथॉरिटी कुछ नहीं कर सकता, यू हैव टू ब्रेक इट डाउन। और इसके लिए हमारे पास इतना सारा है कि हमारे पास प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से लेके पार्षद और पूरी होम महापौर तक मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सब करेक्ट। कुछ है। इसके लिए ही होता है ये सब डिवीजन कि एक आदमी सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। बट what I have seen in last 4, 5, 6 years that one person is controlling everything. I'm not saying he is doing everything. Obviously, he is saying someone to do something. But उसका एक नेगेटिव पार्ट ये है कि बाकी लोगों ने अब जिम्मेदारी लेना छोड़ दिया। अगर अब स्टेट गवर्नमेंट फेल होती है या वो कुछ नहीं करती तो उसने अभी तो सबको पता है कि हमारा एक प्रधानमंत्री है या एक सेंट्रल जो गवर्नमेंट है जो कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है,
सब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है बिकॉज ही दे वांट टू कीप ऑल द पावर. And now the thing is that state governments are saying that they have all the power. We cannot do anything. That's what Kejriwal is doing. वो बेचारा वो रोज आके माइक पे बोल के जाता है कि गवर्नमेंट हमको कुछ नहीं दे रही है. वो उससे 3 किलोमीटर पर प्रधानमंत्री रहता है लेकिन उसको वाया न्यूज जाना पड़ता है. तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स अभी सब डिवाइड हो चुके हैं. अगर सब जगह एक गवर्नमेंट होता जो कि नहीं होना चाहिए, बट अगर होता तो उन लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहता एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए. बट अभी स्टेट गवर्नमेंट बोला भाई आज तक के सारे डिसीजन, जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया, 500,000 का नोट बंद कर दिया, सब बड़े बड़े डिसीजन है इंडियन इकोनॉमी को लेके, इंडियन मैप को लेके प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से हो गया है. तो अभी मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं? कोरोना का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेने दो, मैं कुछ नहीं करता. जब तक गवर्नमेंट बोलेगा नहीं, सेंट्रल से ऑर्डर आएगा नहीं, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा. और उन्होंने कुछ किया भी नहीं. तो मेरा पॉइंट ये था कि एवरी अथॉरिटी वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा, एवरी सिविल सर्वेंट्स ड्यूटी वॉज दैट दे हैव टू थिंक अबाउट देयर ओन कंस्टिट्यूएंसी, देयर ओन डिस्ट्रिक्ट, देयर ओन स्टेट, देयर ओन वॉट एवर, द होल कंट्री. बट ऐसा हुआ नहीं. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और हमारा गवर्नमेंट फॉर्मेशन था उसका यूज ये टाइम पे आना चाहिए था, जो कि अभी हुआ नहीं, यूज नहीं किया एक्चुअली. सो अभिमन्यु, व्हाट डू यू थिंक कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग या उनको जिस वे में काम करना चाहिए था वैसा वो नहीं कर पाए? कुछ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का जो कोऑर्डिनेशन था वो कुछ मिसिंग था इस पेंडेमिक को हैंडल करने में, स्पेशली सेकेंड वेव. मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैं ये नहीं बोलता कि जहाँ पे बीजेपी का गवर्नमेंट है या जो भी है, मोस्ट ऑफ द ब्लेम गेम इन लोगों ने खेलना स्टार्ट कर दिया जब व्हेन दे रियलाइज कि सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल. सो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि स्टेट हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड स्टेट इज टेलिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट. But if we see, there are few state governments like just take an example of Odisha. वहाँ Yes. पे he is not the same government as बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है उधर पे, लेकिन उसने बहुत ही अच्छे से कोऑर्डिनेशन किया और उसने तुम्हारा जब ऑक्सीजन सिलेंडर का डिमांड आया तो उसने दिल्ली में भी भेजा. दिल्ली में उसका गवर्नमेंट नहीं है और भी दूसरे स्टेट्स में भी भेजा. तो मुझे लगता है कि अगर स्टेट भी उसी तरह दूसरे स्टेट भी अगर कोऑर्डिनेट करते और डिस्कस करते कि नहीं ये हम करेंगे, मतलब एक इनिशिएटिव लेना है. ऐसा नहीं कि वो भी जनता से ही चुन के आए हैं, उनको भी वोट दिया है, दे आर होल्डिंग द डेमोक्रेटिक पोजीशन. आई मीन मेरा एक सिंपल से एग्जांपल है कि आई डोंट नो वेदर यू अग्री और नॉट, कि जैसे अपना स्कूल में होता है एक प्रिंसिपल है, उसको सेंट्रल पोजीशन पे रख दो और हमारा फर्स्ट से लेके सेकंड तक का स्टेट है, तो प्रिंसिपल गाइडलाइन सेट कर सकता है लेकिन एग्जीक्यूशन तो हर एक क्लास के क्लास टीचर को करना है. तो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. करेक्ट अभिमन्यु. वरुण, मुझे भी ऐसा लगता है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि स्टेट्स भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड हो चुके हैं, एक बीजेपी स्टेट्स, नॉन बीजेपी स्टेट्स, एंड वो दोनों ही एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं. उनकी जो पॉलिसीज हैं या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो मैच नहीं करती हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कुछ ऑर्डर करती है, वो इम्प्लीमेंट करते तो हैं बट उसको उस वे में नहीं करते हैं जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है. सो एक दो डिफरेंट कैटेगरीज बन गई हैं एंड उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कंप्लीटली मिसिंग है. बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है जब हम गवर्नमेंट का बात करते हैं. पता नहीं, सब गुस्सा भी आता है, डिसअपॉइंटमेंट भी होता है. अभी थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं. सो वी शुड गो फर्दर. आई थिंक हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी. गवर्नमेंट से हम लोग को उम्मीद नहीं. वैक्सीनेशन प्रोसेस और वैक्सीन जो कि एक आखिरी रामबाण है हमारी इस पेंडेमिक को खत्म करने के लिए. मुझे ऐसा लगता है कि जो वैक्सीनेशन प्रोसेस इंडिया ने स्टार्ट किया है, जिस पेस में स्टार्ट किया है, जिस वे में स्टार्ट किया है, जिस सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की मदद से स्टार्ट किया है, वो काफी अच्छा है. और मुझे नहीं पता, यू कैन नॉट कंपेयर विद अदर कंट्रीज की बाकी कंट्रीज में क्या
एग्जैक्ट प्रोसेस है अभी वैक्सीनेशन को लेके। आई नो कि इजराइल जैसी एक कंट्री जो कि अपनी इंटायर पॉपुलेशन को ऑलरेडी कवर कर चुकी है, बट इंडिया इज डूइंग गुड आई थिंक। क्या लगता है? मेरा एक कैविएट है इसमें कि ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट जो साइंस कहा है, जो साइंस ने कहा है अब तक, ये है कि द पीपल हु आर मोस्ट वल्नरेबल, that are obese people, those are people who have comorbidities like cancer, HIV, and high blood pressure, diabetes, high heart problem, and the old people whose immunity is already very less. यस, ठीक है। दूसरी कंट्रीज में ये जो ग्रुप है इन सब लोगों का, इस ग्रुप को पहले वैक्सीनेट किया गया, लॉजिकली बनता है क्योंकि इन लोगों को पहले सेव करना है। बट दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूं तो बाकी कंट्रीज में देयर पॉपुलेशन इज ऑलरेडी वेरी, द हाई परसेंटेज ऑफ दैट पॉपुलेशन इज लाइक दैट। बट इन इंडिया थोड़ा सा डिफरेंट है, हमारी 40% जनता इज अंडर 18। So if we go as per the studies till now, as per the surveys till now, people who are under 18 are safe from this disease or from this virus. So अगर हम 100% में से 40% माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 60% जनता। और 60% में से भी अगर हम कैलकुलेशन करने जाए, अगर मैं वेबसाइट पे जाता हूँ सेंसस india.gov.in पे, तो उसमें मेरे को जो दिखता है 25 to 44 एज ग्रुप जो है, दैट इज 27%, ओके 27%, and 45 to 64 that is 13%. How much is it? 50%. राइट। So 40% is under 18, वो सेफ नहीं है। और जो बाकी जो बूढ़े लोग आते हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, दैट इज 10%। सो 10% हम लोग ने आज तक वैक्सीनेट किया है, बट ऐसा नहीं है। वी आर नॉट येट we have not yet vaccinated 10% of Indian population. This is my first point. ओके, My second point is, जो वर्किंग क्लास है, दैट क्लास और दैट पॉपुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द वायरस अराउंड दिस कंट्री. सो इफ इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड टू गो फ्रॉम टू वेज, कैसा होता है, अगर मेरे को एक जगह से कुछ नहीं होता तो मैं उसको दो जगह से सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। एक इंजन से ट्रेन नहीं खींच रही, मैं दो इंजन से ट्रेन खींचता हूँ। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने बोला होता कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम 10% and also the 10% of the rest of 50%, that is from 24 till 54, Yeah. am I 64 I mean. तो अगर दोनों साइड से उन लोगों ने किया होता तो जो फासला है वो थोड़ा जल्दी खत्म होता। उससे पॉजिटिव क्या मिलता कि जो जनता फैला रही है, ट्रांसमिशन कम हो जाता है। वैक्सीन इज नॉट द क्योर ऑफ डिसीज, वैक्सीनेशन इज द फॉर्म ऑफ गेटिंग द हर्ड इम्यूनिटी, जिससे हम ट्रांसमिशन कम कर सके। राइट। तो यहाँ पे मेरे को एक लगता है कि इंडिया ने कॉपी पेस्ट किया है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी मारा है, बट उसको टेक्निकली सोचा नहीं परसेंटेज, एज ग्रुप का परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू द होल ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। दो एज ग्रुप जो अल्टीमेटली मैं इसमें बोलना चाहता हूं कि 60 प्लस वालों को सबसे पहले टारगेट किया, और राइट नाउ फ्रॉम टुडे ओनली, टुडे वी आर ऑन 1st of May, 18 to 45 को भी 45 टारगेट किया है। अच्छा, हम लोग केजरीवाल को भी रेगुलरली स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो हमारी यंग एज है बिटवीन 18 to 45, उसको रेगुलरली अपने वर्क के लिए जाना पड़ता है, एंड उसका सबसे ज्यादा एक्सपोजर है अल्टीमेटली। करेक्ट। सो वैक्सीन का प्रोग्राम कुछ इस वे में अरेंज जरूर किया जा सकता था कि दो मोस्ट एक्सपोज्ड ग्रुप को, सॉरी फर्स्ट मोस्ट एक्सपोज्ड ग्रुप को एंड सेकंड जो सबसे ज्यादा डेंजरस ग्रुप है, वल्नरेबल ग्रुप, या वल्नरेबल ग्रुप, सो वो था 60 प्लस वाला, तो उनको साथ में चला सकते थे। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने बहुत ज्यादा जो हमारी वैक्सीन के डोसेस को वेस्ट भी किया, एंड दैट इज
around 50 lakhs, more than even 50 lakhs. हम्म So, which is huge. So, और मुझे क्या लगता है ना, ये जैसे यंग वर्किंग क्लास को अगर वैक्सीनेशन करवाना है तो उसके लिए ना गवर्नमेंट स्टार्टिंग में ही दे वुड हैव कोऑर्डिनेटेड विद द ऑल कॉर्पोरेट्स, मतलब डायरेक्टली वो अपने वहाँ पे जाके सेंटर तुम डेवलप करो और वहाँ पे ही आप वैक्सीन उनके एम्प्लॉयज़ को देना स्टार्ट करो। जो भी चार्जेस है जो वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, सेम लेबर क्लास जो भी है, मतलब I mean that would have been much I feel कि it would have been easier to cover the working class. बट इसका एक मैंने पर्टिकुलरली वैक्सीन प्रोसेस को लेके इसलिए भी मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ कमेंट करने के लिए, बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स को लेके गया वैक्सीनेशन के लिए, एंड मैंने देखा कि इनिशियली जब स्टार्ट हुआ वैक्सीनेशन तो मुझे स्लॉट्स नहीं मिल रहे थे, मुझे अपॉइंटमेंट्स मिलने में लिटरली फाइट करनी पड़ रही थी, मुझे नहीं मिल रहे थे। रजिस्ट्रेशन तो मैं कर चुका था बट अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे थे। बट जैसे ही 15-20 डेज आगे बढ़ा वैक्सीन प्रोग्राम, प्रॉपरली स्पॉट्स मिलने लगे मुझे। ऐसे बहुत सारे वैक्सीन सेंटर दिखे जहां पे अपने पेरेंट्स को मैं लेके जा सकता हूँ। सो वो एक चीज बहुत अच्छे से कवर हो रही थी। तो इनिशियली मुझे लगा कि गवर्नमेंट भी बहुत फोकस थी एंड पब्लिक भी बहुत फोकस थी वैक्सीनेशन की तरफ, बट बाय द टाइम गवर्नमेंट के पास वैक्सीन भी थी एंड स्लॉट्स भी अवेलेबल थे, बट लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं थे एंड बाय द टाइम प्रेशर बढ़ता गया। एक बार 1 मंथ के लिए जब हमने स्टार्ट किया कि हम 60 प्लस को करेंगे, हम अपने 60 प्लस को कंप्लीट नहीं कर पाए, हमने सेकेंड मंथ से 45 प्लस को स्टार्ट किया। हम अपने 45 टू 60 को कंप्लीट नहीं कर पाए एंड अब हमने 18 प्लस को भी स्टार्ट कर दिया है। सो होना ये चाहिए था कि बहुत ज्यादा टारगेट बेस्ड काम होना चाहिए था, लोगों को भी उतनी सिंसेरिटी के साथ गवर्नमेंट की गवर्नमेंट को जो अब सिंसेरिटी आ रही है, या अब जो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ये इनिशियली हो जाना चाहिए था। लोगों को इतना ज्यादा नंबर्स में बाहर आना चाहिए था कि गवर्नमेंट एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वहां पर ही अलर्ट पे चली जाती कि हमको पर डे इतने वैक्सीन का रिक्वायरमेंट है। एंड मुझे लिटरली बहुत डाउट है कि हम लोग ये क्लेम भी कर रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो हम लोगों को 1 ईयर तक सेफ रख सकती है कोविड के अगेंस्ट में, बट इंडिया का इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, हम लोग अगले 1 साल तक अगर वैक्सीनेशन पे ही लगे रहे तो हम लोग जैसे ही वैक्सीनेशन के फर्स्ट फेज को, जिसमें हम लोग अपनी इंटायर पॉपुलेशन को कवर कर चुके होंगे, उसके एंड में पहुंचेंगे तो क्या हम लोगों को अपना फिर से इनिशिएट करना पड़ेगा फिर से उन लोगों को जिनको हमने सबसे पहले वैक्सीन लगाई थी। एक स्टडी मैंने पढ़ा था इसके बारे में। यस, आई थिंक फाइजर के सीईओ ने बोला है कि whatever vaccines we are taking, next year we will have to take a booster shot anyways. That's for sure. For Pfizer vaccine, I don't know about AstraZeneca and Sputnik V, but for Pfizer it is sure. And हमारा अभी भी वैक्सीन का जो हाईएस्ट इज फॉर स्पुटनिक वी, दैट इज 94 to 95% एफिकेसी, बट बाकी के सब 75% मैक्सिमम गया है। तो एनीवेज हमको बूस्टर शॉट तो लेना ही पड़ेगा, जस्ट लाइक नॉर्मल फ्लू वैक्सीन विच वी टेक एवरी ईयर। बट one thing I am positive and hopeful about is that इंडिया ने पोलियो खत्म किया है। कैसे किया है? वो हर घर पे जाते थे लोग, हर घर पे उन लोग टीका देते थे। तो 5 साल से कम के बच्चों को टीका देना ही देना है, तुम मानो चाहे ना मानो, हम देंगे। और इस तरह हमने इरेडिकेट किया है। द ओनली लकूना राइट नाउ इज दैट वी आर इन अ डेफिशिएंसी ऑफ वैक्सीन्स। आई थिंक अगर हमको इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिलेगा, एंड वी ऑल्सो शुड टेक हेल्प फ्रॉम इजराइल, रशिया एंड इवन चाइना। No life is bigger than country, but so many lives are definitely bigger than country. तो अभी अपना जो ये पेट्रियोटिज्म है और जो ईगो है वो छोड़ के जहां से वैक्सीन मिलता है वो लेके लोगों को एक दूसरे को बचाना चाहिए। वैक्सीन आ गई तो आई नो इंडिया इज
capable enough to eradicate this in record time. बट अभी कैसा हो रहा है, इंडिया ने वैक्सीन खरीदा नहीं, प्रोडक्शन कर पाता है, हमारे यहाँ स्टडी होता नहीं है, रिसर्च होता नहीं है, और रॉ मटेरियल हमारे पास है नहीं, दैट इज है नहीं। नेचुरल थिंग। और अगर रॉ मटेरियल बनाने का कुछ प्रोसेस है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट, और जो इंडिया में डिफिकल्ट चीज तो नहीं होता है। True. हम लोग बहुत सारा प्रोडक्शन करते हैं लेकिन सिंपल चीज का करते हैं। एक दवाइयाँ थी जो हम लोग कर सकते थे, उसका हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं रहे। सो वो तो नेचुरल है, ऊपर वाली की देन है, जो है सो है। बट इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए। और लास्ट एक महीने से मैं जो सुन रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने रॉ मटेरियल देने के लिए मना कर दिया है, यूनाइटेड किंगडम ने वैक्सीन देने से मना कर दिया है, क्योंकि और यूएस ने भी वैक्सीन देने से मना किया। उन्होंने बोला कि उनका वैक्सीन का सारा टेस्टिंग अभी खत्म नहीं हुआ है तो हम लोग दे नहीं सकते, उनका भी बनता है। तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि बाकी जो कंट्रीज हैं, चलो इंडिया हेल्प मांग रहा है, अभी कुछ देने लगे, बट बाकी जो कंट्रीज हैं, आर दे स्मार्ट और दे आर सेल्फिश? मुझे लगता है दे आर डूइंग स्मार्ट ओनली बिकॉज सी फर्स्ट दे हैव टू वैक्सीनेट देयर पीपल। ओके, आई मीन अभी मेरे पास 2 पैरासीटामॉल है और तीनों को फीवर है, तो पहले एक मैं खाऊंगा, फिर तुम दोनों को बोलूंगा भाई आधा आधा ले लो। तो I think they are doing smart. First, they have to see eradicate from their country, and I think same time, if they have like surplus, they should help other country as India was trying to help. But now I think we are not in position to help. मैं भी एग्री करता हूँ अभिमन्यु से, राइटली सेट कि स्मार्ट एक्शन है अल्टीमेटली इनका कि अपनी पॉपुलेशन को पहले वैक्सीनेट करना। एट द सेम टाइम जब ये न्यूज भी कंटिन्यूसली आ रही है कि वायरस इज चेंजिंग इट्स शेप एंड डबल म्यूटेंट ट्रिपल म्यूटेंट जो न्यूज आ रही है, तो उसके अगेंस्ट में भी अपनी वैक्सीन्स को बचा के रखना कंट्री का स्मार्ट मूव ही है। सेल्फिश यस, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज एंड जो कि डेवलपमेंट के नाम पर वहां पर कुछ दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो वैक्सीन प्रोड्यूस कर पाए, तो वो कंट्रीज को डेफिनेटली मदद की जरूरत है। एंड आई होप कि WHO उसके लिए काम कर रहा होगा, जो कि पिछले कुछ महीनों में ऐसा लग नहीं रहा है कि WHO उस लीडर की भूमिका में है। बट आई होप कि WHO ये कंट्रीज से, उन कंपनीज से वैक्सीन को परचेस करेगा और वो कंट्रीज तक पहुंचाएगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग करने में तो डेफिनेटली कैपेबल नहीं है। आई थिंक WHO के ऊपर तो हम फिर एक टॉपिक बना सकते हैं कभी, मतलब इतना कि बायस नॉन बायस कैसा है, फिर कभी कर लेंगे। एक बड़ा मुद्दा टॉपिक हो सकता है। एक चीज ये मेरे को अभी समझ में आते है कि हेल्थ इज नॉट द प्रायोरिटी फॉर एनीवन इन दिस होल वर्ल्ड, प्लेनेट अर्थ। हर कंट्री में प्रायोरिटी इज नाउ बिजनेस, डेवलपमेंट, wars, politics, ego, but there is no country which has health as its priority. दूसरा चीज मुझे समझ में आता है कि इंडिया हैज टू इन्वेस्ट a lot in its research and development. राइट, करेक्ट। मैं जब लॉकडाउन में था लास्ट ईयर, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे गया, वहां पे बहुत सारे जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, फेमस वाले नॉन फेमस वाले, उन सब का मैं पढ़ता था। उन लोग अपना प्रेडिक्शन देते थे, चार्ट बनाते थे, स्टैटिस्टिक्स बनाते थे। साइंटिस्ट, नॉट इवन जस्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट और सब मुझे तो एक ही नाम याद आता है, मैथमेटिशियन। उसमें से मिनिमम 20% तो इंडियंस थे। बट मैं जब गूगल सर्च मारता था कि भाई इंडिया का सेरो सर्वे क्या बोलता है, इंडिया का प्रेडिक्शन क्या बोलता है, इंडिया का स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है, इंफॉर्मेशन नहीं मिलता था। और जो भी इंफॉर्मेशन हमको ICMR का डेली स्टैंड अप जो मीटिंग होता था शाम को 6:30-7 बजे रोज आता था ICMR का हेड, 4 बजे वॉट एवर टाइम, वो जो वही बोलता था जो दूसरे देशों के रिसर्च और उसमें आता था।
और पेपर के नाम पे मुझे पेपर्स नहीं दिखते हैं इंडिया से। कुछ इंफॉर्मेशन लेने जाओ तो सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया में जीरो है, कुछ है, बट इंफॉर्मेशन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, और प्रूफ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर कोई आदमी कह के जा रहा है कि भाई फेब्रवरी में कि आई थिंक वी आर इन द एंड गेम, कोई इससे प्रूफ भी नहीं पूछा। भाई वो हेल्थ मिनिस्टर है, उससे प्रूफ, उसने कुछ प्रूफ बताया होता, एक पाई चार्ट, एक बार चार्ट, कुछ पेपर, कुछ साइंटिफिक थ्योरी, कुछ कैलकुलेशन, कुछ शो नहीं किया उसने। हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया। बट आई थिंक एकेडमिकली इंडिया हैव टू चेंज and grow, and people, corporate as well as government have to invest more in research and development, not only medical but in Exactly. other stuff also, because right now we are importing वेंटिलेटर्स, ventilators. What is that called? Oxygen procure? ऑक्सीमीटर। No, no, जो अपना ऑक्सीजन अभी देते हैं लोगों को, शिट नाम भूल गया उसका। एनीवेज, जिससे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सब चीज बहुत सिंपल है। एटलीस्ट ऑक्सीजन वाला जो चीज है, वो जो मास्क है जिसमें नीचे प्लास्टिक लगा रहता है, वो काफी सिंपल है, वो तो इंडिया में बन सकता था और यहाँ से एक्सपोर्ट होना चाहिए था। वेंटिलेटर, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। एक एग्जांपल है, ट्रम्प ने 1 महीने में इतने सारे वॉर लेवल पे वेंटिलेटर्स बनवा दिए थे। I remember all US automobile companies were making ventilators. वेंटिलेटर्स। और General आज वो Motors, एक्सपोर्ट कर Ford. रहा है भाई। Yes. तो अपने यहाँ पे आईपी नहीं था ना, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं, तो हम लोग नहीं बना पाते। सेम हमारे पास आईपी नहीं है वैक्सीन का, इसलिए हम वैक्सीन नहीं बना पा रहे। नहीं तो हम लोग यहाँ फाइजर वैक्सीन बनाते, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन इधर बना लेते। Right. कंट्रीज आईपी शेयर नहीं कर रही है और हमने खुद का रिसर्च किया नहीं। हमारे पास दूसरा एक अपना खुद का वैक्सीन है, आई थिंक 67% उसका एफिकेसी है, और उसके लिए रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। तो ऑल इन ऑल सिचुएशन इज नॉट सो गुड। बट फाइनली मेरे दिमाग में ये सब अपन ने इतना सब डिस्कस किया है। तुम लोगों को क्या लगता है मिडिल क्लास का क्या फ्यूचर है अभी फिलहाल नेक्स्ट 10 years? तुम्हारा क्या फ्यूचर है? मिडिल क्लास छोड़ दो, बहुत बड़ी चीज हो गई और हम लोग कुछ भी नहीं है। हमको फ्यूचर क्या दिख रहा है? नहीं, मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ एटलीस्ट लाइफ को लेके। तो मुझे लगता है कि ये पैंडेमिक है, बहुत बड़ा चैलेंज है, ना कि केवल इंडिया के लिए, सबके लिए। और इंडिविजुअल लेवल पे ऑफ कोर्स सब भी चैलेंज है, बट मुझे लगता है ये भी दूसरे पैंडेमिक या दूसरे सोल्यूशन की तरह ये भी चला जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा, मुझे इतना मतलब बिलीफ है। ये बिलीफ तुम और कहाँ से लेके आए हो? नहीं, कहाँ से लेके आए मतलब देखो, अभी कुछ पेंडेमिक आया है तो लॉस तो है। मतलब ये मेरे को बोलने के लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर मैं परसेंटेज में नहीं बोलूँगा कि 140 करोड़ पॉपुलेशन में केवल 1% लोग मरे हैं जो भी, लेकिन एज अ इंडिविजुअल अगर किसी के घर पे एक लॉस हुआ तो उस नज़रिए से अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स बहुत लॉस है। बट कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, कुछ पेंडेमिक आए हैं, वार आता है, कुछ भी आता है, तो कुछ ना कुछ तो हम लूज करते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे बहुत कुछ लूज किया है कि लोगों ने जॉब किया, लोगों ने मतलब लोगों की जिंदगियां चली गई हैं। तो है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन सलूशन जिस तरह से पहले पेंडेमिक्स आए या बड़े बड़े वॉर से हमने ओवर किए, दुनिया तो वर्ल्ड वॉर से भी निकल आई, जापान को देख लो। तो मुझे लगता है कि हम आएंगे। जब हम लोग ये बात कर रहे हैं ना कि मिडिल क्लास पर क्या इम्पैक्ट आया हुआ है, तब मैं सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि काश ये पेंडेमिक आई ही ना होती, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं, मगर किसी ने हमको इस हद तक झकझोरा नहीं, इस हद तक परेशान नहीं किया। सो काश ये बीमारी आई नहीं होती, और बट अल्टीमेटली जब ये पेंडेमिक आ ही चुकी है, सो मैं होपफुल तो जरूर हूं कि ये पेंडेमिक चली जाएगी, मगर ये एक इतना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल के जाने वाली है इंटायर वर्ल्ड पे,
जो कि जिसकी भरपाई करने में हम लोगों को लिटरली नेक्स्ट 20 ईयर्स 10 to 20 ईयर्स एटलीस्ट लगने लग वाले हैं। सकता है। स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जिनका जो लिटरली बाकी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड अरेंजमेंट्स के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, उनके लिए तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इससे वरना इससे बाहर निकलना। और बस मेरा यही बोलना है कि मिडिल क्लास हमेशा से ही हर प्रॉब्लम को झेलते हुए आया है और इस कुछ पेंडेमिक ने भी उसको कहीं का नहीं छोड़ा, छोड़ा। सड़क पर आ गए हैं हम। बात ऐसी है कि वी हैव लॉस्ट अ लॉट ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। इमोशनली हमने किया ये जो हमारे स्टार्टिंग में बात हुआ, हमने बहुत बात सारा हुआ। कुछ खो दिया। बट मेरा फोकस अगर मैं मेरे एज ग्रुप में करूं 30 to 40, क्योंकि टेक्निकली वी आर स्टार्टिंग अवर लाइव्स। इतना हम ओल्ड हो गया तू? दाढ़ी सफेद हो रही है। बट कैसा होता है 30 साल के बाद लोगों का पहला घर बनता है। आज के टाइम पे हमारा एज ग्रुप और हमारा फाइनेंशियल ग्रुप की बात करूं तो 30 साल के बाद हमारा पहला घर बनता है, लोग अपना पहला गाड़ी खरीदते हैं, कुछ लोग पहली बार शादी करते हैं, कुछ लोग अपने माँ बाप का ख्याल रखने के लिए प्लानिंग करते हैं, कुछ लोग पहली बार इंश्योरेंस लेते हैं, कुछ लोग लाइफ इंश्योरेंस भी लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी लेते हैं, घर का गाड़ी का सबका इंश्योरेंस भी लेते हैं। ये सब चीज सब फ्यूचर के लिए किया जाता है। बट जो हमारा एज ग्रुप है, ये 2-3 साल जो भी हम लूज करेंगे मेंटली फाइनेंशियली, वो हम लोग को कोप अप करने में अगले 10 साल लगेंगे और हमारी सिर्फ 20-22 साल की नौकरी बची है। अगर नौकरी ऐसे ही चली जैसे अभी इस दुनिया में चल रही है, बट आई डाउट वर्किंग कल्चर सेम रहने वाला है, बहुत रेडिकल चेंजेस होंगे और बहुत जल्दी होंगे। तो हमने अपने लाइफ के जो पीसफुल ईयर्स थे वो खो दिए, नंबर 1। राइट। हमारा जो मोटिवेशन रहता है, क्योंकि मोटिवेशन हमारा रहता है कि एटलीस्ट आफ्टर 40 we will get rid of all the liabilities, all the Exactly. responsibilities, and we will be paying attention to our family, our parents, our kids, whoever have kids. So वो हमने खो दिया, अपना पीस ऑफ माइंड खो दिया। दूसरा चीज हमने क्या खोया, अगर आज के टाइम पे कोई बंदा फॉर एग्जांपल 10 लाख कमा रहा है, कंपनीज ने प्रॉफिट नहीं किया, उसको कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं मिला, वो 10 लाख पे अटका रहा, ये साल भी उसको कंपनी कुछ प्रॉफिट नहीं करेंगे, उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो ऑल इन ऑल जब वो रिटायर होगा तो उसकी पेंशन में से कितना सारा पैसा चला जाएगा, यू कैन इमेजिन। क्योंकि जो हमारा सैलरी होता है उसके हिसाब से हमारा पेंशन डिसाइड होता है। और अगर हमने पेंशन प्लान नहीं लिया है, नॉट पेंशन सॉरी, पीएफ, माय मिस्टेक, पीएफ में हमारा पैसा चला गया, तो वहां पे हमारा लाखों में नुकसान हुआ है। और इससे हमारा जवानी ही नहीं, हमारा बुढ़ापा भी रिस्क में है। बुढ़ापा भी। ठीक है, हम लोग अभी तो खुश है नहीं, हमारा अगला 10 साल हम लोग को, अ कंपनी इज एन ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर लोग काम करते, बट एक्चुअली कंपनी इज एन लिविंग ऑर्गेनिज्म to run it, just like we are organisms. If companies who have such a lot of money, such lot of in protection, वो लोग इसको बोल रहे हैं कि भाई इससे बाहर आने के लिए उनको 10 साल लगेगा, तो हम तो सिंपल एक अकेले इंसान है, हमको बाहर आने में बहुत टाइम लगने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। जो तुम लोगों को पॉजिटिविटी देख के मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है, बट मुझे ये भी डर है कि पिछली बार मैं पॉजिटिव था और वो मेरा बचपना निकला, इस बार सेम नहीं निकलना चाहिए। तो इस बार मैं ज्यादा सोच के रखूंगा कि भाई क्या करूं मैं जिंदगी में कि थोड़ा तो सेफ्टी रहे, मेरे को रोड पे तो नहीं आना है। बहुत मेहनत की है हमने अपने बचपन में, बहुत 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 ज्यादा मेहनत की है, काफी प्रॉब्लम्स झेली है, कभी जब नौकरी नहीं थी वो भी झेला है, लेकिन जब कुछ आदमी ने मेहनत करके कुछ अब मिला है उसको, और वो बिना किसी गलती से जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ नेचर, तो इसके लिए मेरा ऑप्टिमिज्म थोड़ा सा कम है। बट जब ये बात आती है तो ऐसा बोला जाता है ना कि एवरी 100 ईयर्स में एक पेंडेमिक जरूर रहती है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इस पर्टिकुलर एज में हम इसको फेस कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स जो अभी अपने लेट 60s 70s में हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस पेंडेमिक को फेस किया है। हम लोग अपने 30s में इसको फेस कर रहे हैं।
यस, राइटली सेड कि हम लोग अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज, बहुत इंपॉर्टेंट एज, जहाँ पे हम लोग लिटरली ग्रो करते हैं अपने एम्बिशंस को, अपने डिजायर्स को, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते हैं, उसके लिए प्लान करते हैं। उस पर्टिकुलर एज टाइम पे हम लोग इस पेंडेमिक को फेस कर रहे हैं। फाइनेंशियली यस, फाइनेंशियली हम लोगों को डेफिनेटली इसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाला है, इन टर्म्स ऑफ पीएफ या रिटायरमेंट में जो भी हम लोगों को बेनिफिट्स मिलने वाले थे। यस, एंड एट द सेम टाइम मेंटली ऑल्सो हम लोगों को ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट करने जा रही है ये पेंडेमिक की। आई होप कि हम लोग इससे बहुत जल्दी उभरे और कुछ इतनी पॉजिटिविटी आए इंटायर वर्ल्ड में कि हम लोग इसको भूल जाएंगे। नहीं, मुझे ह्यूमन क्या बींग्स, लगता है बोलो कि अभिमन्यु। हाँ, इस पेंडेमिक में हमको एक चीज और सिखाया है कि हम मतलब कॉलेज में थे, अभी जॉब जाएंगे, इस लेवल पे पहुंचना है, मैनेजमेंट में कार है, बंगला है, सब चीज होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वी मे अग्री ऑन दैट और नॉट, बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये भी चलता है क्या ये इतना जरूरी है। मतलब कहीं ना कहीं झकझोर के रख दिया है अपने आप को कि भाई आज मैं यहाँ पे हूँ, कल बाहर जा रहा हूँ, क्या होगा, आज ये कोरोना है, कल कोई और वायरस आ जाएगा, तो उसके आगे क्या। तो मुझे लगता है कि ठीक है, चैलेंज है, लेकिन जब मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव लाइफ में देख लेंगे। मतलब अभी हम उसको लेके पीछे नहीं जा सकते, तो वही है, होपफुली ये जल्दी निकले और हमारा ह्यूमन रिलेशन बना रहे सबका। मैं वही, जब तुम बोल रहे थे मैं सोच रहा था कि वी ह्यूमन बीइंग्स आर गजनी। भूल हमारा जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। शॉर्ट टर्म हम मेमोरी लोग, लॉस। हमारा आप 5 महीने में हम भूल गए थे, और अहमदाबाद स्टेडियम में हम क्रिकेट देख रहे थे इकट्ठे के ऊपर एक कंधे के पे चढ़ के सेंचुरी पे हल्ला मार रहे थे। बट जो तुमने बोला कि हम लोग जल्दी उभर जाएंगे, बट ये बहुत सटल चेंजेस रहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल, जो आज जो तुम काम कर रहे हो that will not be useful in future, that's for sure, because things changed forcefully. things आईपीएल टाइम changed चल रहा है भाई। things changed forcefully. स्कूल बंद है, स्कूल्स कॉलेज बंद है, लेकिन आईपीएल तो चल रहा है। ये अच्छा है। हमें क्या हाँ बोलते ये हैं, वरुण, हमारा इंडिया। सॉरी वरुण। I will edit it out. What I was saying, that things changed forcefully, but we are not educated and trained for those changes, and nobody is technically. जो बच्चे आज के टाइम पे पैदा हो रहे हैं, they will be ready and trained for the future. We are not. So our life will be like what the life was in 1930s after world wars. There was भुखमरी in Europe, people were poor, लोग एक दूसरे को लड़ाई करते थे, मारते थे, गरीबी छाई हुई थी। यूरोप गॉट आउट ऑफ इट, और आज कोई किसी को भी याद नहीं, क्योंकि जिन लोग उसके थ्रू निकले थे वो सब ऊपर चले गए। हमारा भी ऐसा होगा, एक लाइफ मिलता है हमको और हमारा एक लाइफ ऐसा जा रहा है। कुछ तो पाप किए होंगे हमने पिछले जन्म में, ऐसा बोल सकते हैं। बट फाइनली, लास्ट थॉट्स, आई थिंक देन वी विल शट डाउन दिस पॉडकास्ट फॉर टुडे। क्या लगता है कब खत्म हो गए पेंडेमिक? बनो ज्योतिष। सबसे पहले एक महीना और एक डेट, और एक डेट नहीं, चलो महीना और ईयर बता दो, मंथ एंड ईयर। पता नहीं, होपफुली बाय दिस ईयर एंड वी ऑल विल बी आउट ऑफ दिस, एंड मे बी समवेयर वी विल मीट इन मुंबई और गोवा। कहीं ना कहीं मिलते हैं। होपफुल, देखते हैं। मुझे लगता है ना कि मैं थोड़ा साइंटिफिकली भी इसको बोलने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, एंड एट द सेम टाइम हम लोगों को ये भी रियलाइजेशन है, नॉट रियलाइजेशन है,
हमारे सामने एक यूएस का एग्जाम्पल भी है, जिसने अपनी जस्ट 50% पॉपुलेशन को वैक्सीन देने के बाद जो बाइडेन ने मास्क को कंपलसरी नहीं किया है, उसने ऑलरेडी ये अनाउंस कर दिया है उसकी गवर्नमेंट ने कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनको पब्लिक प्लेसेस में अगर वो कुछ कंडीशंस के साथ मास्क को हटा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जिस वे में हम लोगों का वायरस इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ जो पीपल हैं इससे इम्पेक्टेड हैं, अफेक्टेड हैं, हम लोग को उनसे भी बहुत सहानुभूति भी रखनी चाहिए, एंड हम लोग को उस बात का दुख भी है कि जिन्होंने अपने नियर एंड डियर वंस को खोया है और लगातार उससे इम्पेक्ट भी हो रहे हैं और किसी XYZ रीजन से उनको खो दे रहा है वो परिवार। बट मुझे लगता है कि जिस वे में ये बढ़ रहा है, मैं परसों के जो मेरे पास नंबर्स थे इंडिया में, ऑलमोस्ट 3,80,000 केसेस हैं एंड 3 लाख लोग जो हैं वो रिकवर भी हो गए। तो जितना ज्यादा ये स्प्रेड हो रहा है, हम लोग कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम जैसे ही हम लोग ऑलमोस्ट हमारी 50% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे, मुझे लगता है कि वो एंड होगा इस पेंडेमिक का, और जो कि राइटली सेट बाय अभिमन्यु ऑलमोस्ट इस ईयर एंड में तो होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि 2020 एंड हो रहा है तो पेंडेमिक भी एंड हो रही है, बट अब लगता है कि 2021 एंड होते होते फाइनली हम लोग इस पेंडेमिक को एंड होते देख पाएंगे। जैसा नवीन ने बोला कि वो साइंटिफिकली गए, मैं साइंटिफिकली नहीं जा रहा, मैं जाता हूँ लॉजिकली भी नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ प्रीवियस एग्जाम्पल्स के। स्वाइन फ्लू कह रहा हूँ, स्पेनिश फ्लू। यस, 1 साल 6 महीने बाद एंडेमिक हुआ था। आज भी स्पेनिश फ्लू है, लेकिन 1 साल 6 महीने तक उसका प्रकोप जारी था। 1 साल 6 महीने फॉर इंडिया मीन्स दैट फ्रॉम लास्ट में हमारा फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, मार्च लगा था, 21 मई को लगा था, 21 मार्च को लगा था। मार्च में ना, 21 मार्च वाज जनता लॉकडाउन एंड आई थिंक 24। तो मार्च टू 6 महीना कितना होता है? सितंबर ऑफ 2021। यहाँ पे आके हम लोग वो फ्लैट लाइन पे आएंगे, ऑब्वियसली जीरो नहीं हो रहा है, फ्लैट लाइन पे आएंगे हम लोग नेचुरली। बाकी वैक्सीनेशन के साथ हम लोग थोड़ा नीचे जाएंगे। तो मेरा प्रेडिक्शन के हिसाब से हम लोग मार्च 2022 तक जाने वाले हैं। देखते हैं मार्च 2020 तक, 2022 तक हम लोग वैक्सीनेट हो चुके रहेंगे कि मैं ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। ये पेंडेमिक ही अपने एंड पे अपने आप पहुंचने वाला है। पेंडेमिक एंड नहीं होगा, बट पेंडेमिक कमजोर पड़ जाएगा कि उसका जो वेव्स आएगा वो ऐसा 300,000 नहीं आएगा, 3,000 आएगा। जैसा अभी चाइना में आ रहा है कि 20 लोग मिल रहे हैं, न्यूजीलैंड में आ रहा है 23 लोग मिले। नेक्स्ट प्लान तो नहीं करने वाला है ना फिर से? वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे अपन जाएंगे नहीं। बट आई थिंक होपफुली वरुण शुड बी रॉन्ग और मैं और नवीन सही हो जाएं। आई होप सो टू। Okay guys, so let's end this podcast right now, and whoever are watching, please like, share, subscribe. Yeah, and press that bell icon so that when we release our next episode on next Sunday, you get a notification and you can join us again too later on. And don't forget to comment and suggest any topics to discuss. Exactly. And hopefully we will meet on Sunday. We will meet on Sunday, right? Yeah, we will meet. Let's see. Okay. Goodbye, guys. Okay. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye.